जय हिंद, वंदे मातरम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे वीर, भारत माँ के सच्चे सपूत के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में। ठीक है। शहीद आजम भगत सिंह के बारे में जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा। ठीक है ना। यहाँ से आप थोड़ा बहुत उनके बारे में जानें, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उनके बारे में कहीं ना कहीं से जानते ज़रूर होंगे, या तो कॉलेजेस के नाम से, या तो स्कूल के नाम से, या कहीं उनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा अपने इंडियन रेवोल्यूशनरी के चैप्टर्स वगैरह में। ठीक है। यहाँ से मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद कितनों को पता हो, कितनों को ना पता हो। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं जो उनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था। उनका जन्म जो हुआ था वो 27 सितंबर 1907 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। और वो जन्म हुआ कहाँ था? वो हुआ था लायलपुर में, जो अभी प्रेजेंटली कहाँ चले गए हैं? पाकिस्तान में चले गए हैं। ठीक है ना। मतलब आफ्टर द पार्टीशन वो इंडिया से कट के पाकिस्तान में चले गए। ठीक है ना। शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1907 में हुआ था, और एक छोटी सी उम्र में 23 साल की, मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें 23 मार्च 1931 में 23 साल की उम्र में शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में कुछ और जानकारी हम लेंगे। जैसे कि उनकी जो शादी थी, शादी के बारे में बात होती है कि काफ़ी सारे लोग का मानना है उनकी शादी हो गई थी। ठीक है। और शादी एक्चुअली जो उनके माता पिता थे, हर किसी के माता पिता सोचते हैं कि बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, लेकिन भगत सिंह जी का उनके माता पिता को एक रिप्लाई दिया था। जब उनके माता पिता ने उनको फोर्स किया था कि शादी कर ले, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं इस गुलाम भारत में शादी नहीं करूँगा। अगर मैं इस गुलाम भारत में अगर शादी करूँगा तो मेरी जो दुल्हन होगी वो कौन होगी? मृत्यु होगी। ठीक है। सिख धर्म में हम देखते हैं कि दाढ़ी और जो बाल होते हैं वो बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये भगत सिंह जी ने कटवाए थे। अब ये कटवाए क्यों थे? एक्चुअली इन्होंने जेम्स सैंडर्स को मारा था। ठीक है। एक अधिकारी था ब्रिटिश का। ठीक है। उसको मारा क्यों था? एक्चुअली उस टाइम पे साइमन कमीशन आया था भारत, तो लाला लाजपत राय जी ने उसके विरोध में प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। तो जब ब्रिटिश ने भीड़ को संभाली नहीं गई तो वहाँ पे उन्होंने लाठी चार्ज करवाया। उस लाठी चार्ज में एक प्रमुख नेता, जो कांग्रेस के एक बहुत प्रमुख नेता माने जाते थे, लाला लाजपत राय, ठीक है, उनको लाठी चार्ज में काफ़ी चोटें लगी। तो जिसकी वजह से 17 तारीख को 17 सितंबर 1928 में, तो 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसी का बदला लेने के लिए जो युवा लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये जेम्स स्टॉक को मारेंगे, क्योंकि जेम्स स्टॉक वही था जिसने यहाँ पे लाठी चार्ज का आदेश दिया था। तो सारे युवा जितने भी थे, भगत सिंह के साथी जी, उन्होंने प्लान किया कि ये उसको मारेंगे, और उसको मारने की वजह है ये एक दूसरे अधिकारी को मार दिया गया था, जिसकी वजह से पुलिस उनको रोक रही थी। तो इन्होंने अपना जो वेशभूषा थी, क्योंकि सरदार थे तो पगड़ी और दाढ़ी इनकी थी, तो इनको कटवाया और एक अंग्रेज के रूप में, मतलब एक मतलब कैप लगाया और शेविंग वगैरह करके ये उनसे बचने के लिए, उस जगह से निकलने के लिए इन्होंने वो भेष बनाया था। अब जब भगत सिंह जी ने और उनके साथियों ने एक प्लान किया था कि अधिकारी को मार रहे हैं, तो जॉन सैंडर्स उसमें मारा गया था, लेकिन उसको मारने का प्लान नहीं था। ठीक है। जब उसको मारा गया था तो अंग्रेज, एक्चुअली क्या होता, उस समय ये बहुत बड़ी बात हो गई थी, तो अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए थे। एक साल बाद क्या हुआ, वहाँ पे भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने, मतलब उनके टीम के काफ़ी सारे लोगों ने डिसाइड किया कि जो हमारी बातें हैं ऐसे अंग्रेज नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, तो अपनी बातों को कैसे बताएं वो। तो इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि उन्होंने एक प्लान किया पूरा कि हमें बम विस्फोट करेंगे, जिससे उनका टारगेट था कि किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ अगर बम फोड़ेंगे तो, हाँ, असेंबली में, एक्चुअली सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने वाले थे। पूरा प्लान था उनका, ये नहीं कि वो एकदम गए, एकदम नहीं। वो एक दिन अपने सेंट्रल हॉल में घूम के आए थे, सब कुछ देख के आए थे, कहाँ बम फेंकना है, कितनी दूरी में फेंकना है, कितने उसमें
मारे जाएंगे, कितने मरेंगे, कितनों को चोट लगी, सब कुछ वो देख के आए थे, प्लान था पूरी चीज़, ठीक है। और वो ये करना क्यों चाहते, वो करना इसलिए चाहते क्योंकि उस समय न्यूज़पेपर ना सोशल मीडिया कुछ नहीं थे, तो बातें कैसे पहुंचेंगी देश तक, ठीक है। क्योंकि उनकी बातें, जो आम लोग थे उनकी बातें जो ब्रिटिश सरकार थी वो सुन के अनसुना कर रही थी, उनको सब कुछ पता था लेकिन वो कोई भी स्टेप नहीं उठा रही। तो वो वहाँ बम फेंकते तो उससे होता क्या, सारे न्यूज़पेपर्स को कवर करते तो कहीं ना कहीं वो लोगों के पास जाता किसी अखबार के थ्रू। तो इसलिए उनका एक मोटो था कि वो बम फेंके वहाँ जाके। तो जब बटुकेश्वर दत्त जी और भगत सिंह को इस मिशन के लिए चुना गया तो दोनों गए, इन्होंने जो बम फेंके थे वो फेंका, बम फेंका उधर, और उस बम से किसी को भी कोई चोट नहीं आई, लेकिन हाँ उस चोट से सरकार हिल गई थी, ठीक है। और इन्होंने खुद को 1 साल बाद खुद को गिरफ्तार भी किया, मतलब इन्होंने किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया और बिना किसी के फोर्सफुली ये भाग सकते थे लेकिन ये भागे नहीं। वहाँ पे बम फूटने के बाद इनको इंकलाब के पर्चे बांटे थे और इंकलाब के नारे लगाए थे और खुद को गिरफ्तार करवाया था। यहाँ पे भगत सिंह जी जब उनको 2 साल की वहाँ पे जब सुनवाई हुई तो 2 साल की जेल हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे उनके बचाव की बात आई तो यहाँ पे भगत सिंह जी ने अपना कोई बचाव नहीं रखा, मतलब उनका मानना ये नहीं था कि मैं जेल से छोड़ूं, क्योंकि वो चाहते ही थे कि मैं जेल में ही रहूं और जेल में रह के क्रांतिकारी बनूं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि जो भारतीय जेल में रहते थे, मतलब मोस्टली भारतीय जेल में रहते थे, ठीक है, तो उनका मानना था कि उनके साथ जेल में जो रहते हैं उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार होता है, मतलब उनके साथ भी बहुत भेदभाव होता था, ठीक है। तो वहाँ भी भगत सिंह जी ने जेल में रह के भी आंदोलन किए, 116 दिन की भूख हड़ताल भी की थी, किसके लिए, सिर्फ कि हमको एक, अगर आप जेल में भी रख रहे हैं तो एक अच्छा खाना, अच्छा अखबार और अच्छे से, मतलब थोड़ा सा हमारा अच्छे से ट्रीटमेंट करा जाए, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने जेल में रह के ही अंग्रेज़ों को धूल चटा दी, ठीक है। अब बात आई उनकी फांसी की, तो फांसी एक दिन पहले ही रात में हो चुकी थी उनको फांसी। उस समय फांसी भी ये थी कि देखो एक्चुअली भगत सिंह जी जो था ना वो जेल से छूटने के वो छूट जाते, लेकिन उनका मानना ये था कि उन्होंने खुद का परसेप्शन ये था कि क्योंकि आज देखो जो जेलर था वहाँ का ना, जो जेलर था वो उनसे बोलता भी था कि मतलब अगर आप जेल जिसमें फांसी हो रही थी तो उस समय वो आए जेलर, तो उससे बोला कि आप वाहेगुरु को याद करो। तो उस समय भी भगत सिंह जी एक अच्छी बात बोले कि मैंने पूरी जीवन में, मतलब एट द एज ऑफ 23, मतलब 23 साल की उम्र तक उन्होंने कभी भी भगवान को माना नहीं, ठीक है। मतलब मैं नास्तिक ही था, वो मानते थे। तो मैं आज मरते समय अगर उनको याद करूँगा तो भगवान ही बोलेगा कितना कायर था। तो उन्होंने ये बोलते हुए किसी भी भगवान को याद नहीं किया, हाँ, लेकिन वो बुक वगैरह रीड बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है ना, पढ़े लिखे काफ़ी थे। अब यहाँ से बात आई कि एट द एज ऑफ 23 ये सारे युवा जो थे ये फांसी पे लटके, ठीक है, और हंसते हंसते लटके, ना कोई पक्ष वगैरह नहीं रखा, क्योंकि इनका मानना यह था कि अगर एक भगत सिंह जाएगा और वो जाना ज़रूरी है तो तभी जाके और भगत सिंह निकल के आएंगे और तभी हमारे देश को आज़ादी मिलेगी, उनका ये मानना था। अब बात आती है कि हम एक्चुअल में सीख क्या रहे हैं उनसे, ठीक है। एट द एज ऑफ 23 हम लोग और आप लोग, ठीक है, अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वो टाइम अलग था और ये टाइम अलग था, ठीक है ना। उस टाइम पे अंग्रेज थे तो उन्होंने ऐसा किया वैसे किया, ठीक है। देखो एक्चुअली बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग उनके जितना तो कुछ नहीं कर सकते ना, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी। एट द एज ऑफ 16 उन्होंने अपने फादर को एक पत्र लिखा था, ठीक है, एट द एज ऑफ 16, मतलब हम सोच सकते हैं मतलब 16 साल की उम्र में, कि वो ये बोल रहे हैं कि पिताजी कि मैं आपका बेटा हूँ, बट मुझे माफ़ करना कि मैंने ये जो लाइफ है ये देश के लिए दे दी है, ठीक है। क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे अपने दादाजी से, क्योंकि वो भी एक क्रांतिकारी थे, उनका पूरा परिवार क्रांतिकारी था, पर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड वो अपने ग्रैंडफादर से थे, जिन्होंने बचपन में ही उस बच्चे को बोल दिया गया था कि तेरी जो लाइफ है वो देश के लिए होगी। तो वो उस बात को उन्होंने गांठ बना ली थी। एट द एज ऑफ 16 उन्होंने अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से बोल दिया था कि मेरी पूरी लाइफ मेरे देश के लिए है, ठीक है। अब हम सीख क्या रहे हैं एक्चुअली, देखो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमको गुलाम किया था, तो वो उस चीज़ से लड़ रहे थे, ठीक है। अब बहुत सारे बोलते हैं लोग कि उस समय वो थे तो वो ज़माना अलग था, अब ज़माना नहीं, अब भी वही चीज़ है, बस ये है कि अब हम पे कोई डायरेक्ट रूल नहीं कर रहा है, इनडायरेक्टली रूल कर रहा है। हम वेस्टर्न कल्चर हम पे रूल कर रहा है, ठीक है। हम अपने कल्चर को छोड़ के उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और
और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्टली या डायरेक्टली ना करके इनडायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं हम किससे गुलाम है ही, हाँ उस सोच से हम गुलाम हैं अभी भी। और काफ़ी हम इंटीरियर या अपने देश के अंदर ही बहुत सारी चीज़ों से गुलाम है, ठीक है। आज भी हम देखते हैं पॉलिटिक्स में हम गुलाम है, धर्म रिलीजियस की बात करें हम उससे गुलाम है, ठीक है। हम वेस्टर्न सोच से बोले तो हम वहाँ पे गुलाम है, हम और बहुत सारी चीज़ों से हम गुलाम है, जिनसे हमको समझना पड़ेगा कि हाँ एक्चुअल में जो ये चीज़ें हो रही हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है। और ये सब चीज़ें तभी पता लगेगी जब हम अपने पास्ट को याद करेंगे कि पास्ट में हमने जो गलतियाँ की हैं वो इन फ्यूचर ना कर पाएँ, ठीक है। पास्ट की हम एक्चुअली हिस्ट्री का मेन मोटो ये रहता है कि जो अपने पास्ट पे किया है वो गलतियाँ हम इन फ्यूचर ना कर पाएँ। तो यही मोटो ये है इस वीडियो बनाने का भी, कि हम अपने रेवोल्यूशनरी जितने होते हैं, क्रांतिकारी जितने भी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भेंट दें, इन वीडियोस के थ्रू ही उनको याद रख पाएँ। दैट्स वाई वी आर मेकिंग दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस। आई होप यू टेक सम नॉलेज थ्रू द वीडियो, एंड यही है कि रिस्पेक्ट करिए नेशनल एंथम की और नेशनल फ्लैग की, और हमारे क्रांतिकारियों की, वीर क्रांतिकारियों की, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम तो कुछ कर नहीं सकते, वी आर नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग, बट हाँ कुछ ट्राई ज़रूर कर सकते हैं देश की प्रोग्रेस में दान देने के लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़रूर करें इस देश की ग्रोथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।